नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने नीतीश कुमार की वापसी की अटकलों पर कहा है कि नीतीश जी आते हैं तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा नहीं, ये विषय बीजेपी का है। हम लोग अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बिहार की 40 सीट एनडीए की झोली में आए, इसकी तैयारी हम सब कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की मुलाकात पर उन्होंने कहा कि पटना के दही चूड़ा भोज में मिले थे तो उसमें यह तय हुआ कि शाम में हम लोग दिल्ली में मुलाकात करेंगे, दिल्ली में यह बैठक और बातचीत जो है वो होगी। तो संतोष मांझी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। क्या कह रहे हैं संतोष मांझी, जरा वो भी सुन लीजिए। मिलना जुलना कोई गलत बात नहीं है और कल दही चूड़ा दही का भोज था उनके यहाँ, चिराग पासवान जी के यहाँ। उन्होंने आग्रह किया था कि हम लोग एक साथ दिल्ली आ ही रहे हैं तो मेरे यहाँ चाय पी लीजिएगा। इसके अलावा इसमें कोई राजनीति नहीं है। हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और एनडीए के बिहार में 40 से 40 सीट हम कैसे जितवा पाएँ, कैसे दें माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मोदी जी के झोली में, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। सब मिल के हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई विवाद नहीं इसमें। अब देखिए, आएंगे कि नहीं आएंगे हम लोग का विषय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का विषय है। अगर वो समझती है कि नीतीश जी को आना चाहिए, नीतीश जी अगर आने के लिए तैयार हैं तो हम लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं। और हमारे संवाददाता अमितेश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमितेश, इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई? देखिए, कल रात डिनर पर बैठे थे जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, और तीनों नेता पहले से ही एनडीए के घटक हैं, बिहार में महत्वपूर्ण घटक हैं। तो निश्चित रूप से जो मौजूदा जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, उसको लेकर के चर्चा हुई है। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई है कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव की तैयारी कैसे की जाए और सीट बंटवारे को लेकर भी कब तक सीट बंटवारा होगा, क्या होगा, तमाम इशूज पे चर्चा हुई। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, नीतीश कुमार को लेकर के अटकलें काफी लगाई जा रही हैं। कुछ दिन पहले पशुपति पारस ने भी कहा था कि इस महीने की आखिर तक कुछ ना कुछ बड़ा होगा, और जो संकेत मिल रहे हैं उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। क्या नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी होगी, नहीं होगी? अगर होती है तो ये लोग किस रूप में लेते हैं? निश्चित रूप से इन तमाम बिंदुओं पर कल रात्रि भोज में इन तीनों नेताओं ने चर्चा की है। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक, और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हम सेकुलर के हैं, संतोष कुमार सुमन, जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर बीजेपी कोई फैसला करती है और नीतीश कुमार तैयार होते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अमितेश, यानी कि जिस खबर को आपने ही भेजा है कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की कल की ये मुलाकात हुई, सियासी तौर पर यह मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दिल्ली में चिराग पासवान के आवास पर इस मुलाकात का होना और तीनों नेताओं का एक साथ डिनर के टेबल पर बैठना, बिहार की राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बैठक काफी खास हो जाती है। तो क्या हम ये मानकर चलें कि नीतीश कुमार को लेकर ये तीनों सहयोगी दल, जो काफी महत्वपूर्ण घटक दल भी माने जाते हैं, इन दलों की अपनी राय क्या है? वो क्या उन्हें स्वीकार करते हैं? क्या उनकी इच्छा इसमें होगी या नहीं होगी? इस दृष्टिकोण से भी बातचीत की गई है। देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इन तीनों नेताओं ने हर पहलू पर विचार किया, लेकिन इस बात को ये सब भी समझते हैं कि अगर बीजेपी कोई डिसीजन ले लेती है तो बीजेपी सबसे बड़ी घटक दल है आज की तारीख में एनडीए के भीतर बिहार में। तो निश्चित रूप से बीजेपी का जो फैसला होगा, बीजेपी आलाकमान का फैसला होगा, इन्हें तीनों को भी मान्य होगा, मानना पड़ेगा। इस बात का जिक्र आज संतोष मांझी ने किया भी, जो हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अगर बीजेपी कोई फैसला करती है और नीतीश कुमार मानते हैं, अमितेश, दो पहलू हैं इस खबर कोई दिक्कत नहीं है। अमितेश, इस खबर के दो पहलू हैं। एक तो ये कि बीजेपी कोई फैसला कर ले और घटक दलों को मानना ये उनकी बाध्यता हो जाती है, समझ में आता है। एक फैसला ये भी कि बीजेपी ये देख रही हो कि उनकी सहयोगी दल इसे लेकर क्या सोच रहे हो, सहयोगी दल की तरफ से कोई ये कहे कि भाई नीतीश कुमार को भी साथ ले लिया जाए, तब ये गुणा गणित ज्यादा आसान हो जाएगा। क्या इस दृष्टिकोण से भी देखा जाए? देखिए, जो हमें समझ में आ रहा है उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टनर है, और नीतीश कुमार को लेकर के 2017 में जो भी कुछ डिसीजन हुआ था, 2017 में जब नीतीश कुमार आ रहे थे तो बीजेपी का आला कमान ने फैसला किया था, यहाँ तक कि प्रदेश के कई नेताओं को इसकी भनक तक नहीं थी। तो बीजेपी आला कमान ने डिसीजन लिया था और जेडीयू आला कमान, जो कि खुद नीतीश कुमार हैं, उनकी तरफ से ये फैसला हुआ था टॉप लेवल पर।
और नीचे के लोगों को केवल सूचना दी गई थी। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो इतने टॉप लेवल पर बातें होंगी कि उसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश किसी को नहीं बचेगी। और हमें नहीं लगता है कि सहयोगी जो दल है बिहार में, उनसे इस बारे में डिसीजन लेने के पहले बीजेपी कोई राय विचार विमर्श करेगी। लेकिन इतना जरूर है, सहयोगी दलों को भी लगता है कि अगर एनडीए में साथ में रहना है, इतने दिनों से साथ में स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, तो जो सूत्र बता रहे हैं हमारे, उनके मुताबिक इनको ये जरूर लगता है, जो कल 3 नेता आपस में मिले, कि अगर नीतीश कुमार की वापस एंट्री होती है, जेडीयू आती है, अगर ऐसा कुछ होता है तो इन लोगों को सीटों को लेकर के जरूर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। जितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं उसमें एक और बड़ा घटक दल जेडीयू आ जाता है, तो इन्हें निश्चित रूप से कोई परेशानी हो सकती है। अमितेश, तो चर्चा इस बात की भी चल रही है, जो जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ इस बार चुनावी मैदान में होगी। वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। सहयोगियों के बीच सीटों की संख्या पिछली बार की तुलना में, जो उनके साथ पिछली बार भी रहे थे, या 2014 के दृष्टिकोण से जब हम देखें तो ये अगर संख्या सीटों की कम भी होती है, तो ये आपस में जब क्षेत्रीय 3 दल बैठे हुए हैं तो इन्होंने इस पर भी चर्चा की होगी कि भाई अगर सीटों की संख्या कम भी होती है तो हमें कौन सी सीटें चाहिए, क्या हम उसके लिए राजी हैं या नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इन तीनों नेताओं ने इस पर चर्चा जरूर की और इनका कंसर्न बिल्कुल जायज है। इनको भी लगता है कि जेडीयू एक बड़ा घटक दल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 18 सालों से मुख्यमंत्री हैं बिहार में, तो अगर उनकी एंट्री फिर से अगर हो जाती है एनडीए के भीतर, जो अटकलें लगाई जा रही हैं, तो इस सिचुएशन में इन लोगों को कहीं ना कहीं अपनी सीटों पर इनको भी समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि जेडीयू की एंट्री होगी तो बीजेपी भी कॉम्प्रोमाइज करेगी और उस सिचुएशन में बाकी जो सहयोगी दल उनको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इन तमाम मुद्दों पर कल रात जो डिनर में चर्चा हुई है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक, और ये तीनों लोग इस बात पर जरूर सहमत हैं कि हम लोग समन्वय बना करके आगे चलें। और आज तो खुल करके संतोष मांझी ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर बीजेपी कोई फैसला लेती है, नीतीश कुमार आना चाहते हैं, तो हमें कोई परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है। वो लोग भी इस बात को समझते हैं कि जो फैसला होगा बीजेपी का होगा, बीजेपी आला कमान का होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो सियासी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये डिनर टेबल पर बातचीत जो 3 क्षेत्रीय दलों के बीच हुई है कल। 2 दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे सांसद ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही महागठबंधन को एकजुट बताते हुए जल्द ही सीट शेयरिंग का दावा तक किया गया। ललन सिंह ने बीजेपी पर मुख्य मुद्दों को छोड़कर श्री राम के नाम का सहारा लेने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर से वोट का क्या लेना देना है, जो लोग काम नहीं करते हैं वो मंदिर का नाम लेकर मुख्य मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं। सरकार का काम विकास करना है, न कि मंदिर बनवाना। आज देश में महंगाई, बेरोजगारी अपने चरम पर है। केंद्र सरकार ने जो वादा किया था उसे 10 सालों में पूरा नहीं कर पाई। इन मुद्दों पर ध्यान देने की जगह वो मंदिर बनवाने में लगी हुई है। सरकार बनती है मंदिर बनवाने के लिए, कि केंद्र की सरकार बनी है जनता की समस्याओं से जूझने के लिए, और जनता की समस्या है आज महंगाई, आज है बेरोजगारी, आज है देश की अर्थव्यवस्था। तो उस पर ना जनता को बताइए कि रोजगार का जो वादा आपने किया कितना रोजगार दिया, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप तो वोट मांगने जा रहे हैं ना। फिर 5 साल के लिए आप शासन करेंगे, तो 5 साल के लिए शासन करने के लिए जनता से रोजगार, महंगाई, इन सब चीजों पर ना बात करनी चाहिए कि हमने ये किया और आगे हम ये करेंगे। वहीं बड़ी खबर शेखपुरा से आ रही है, जहां मंत्री अशोक चौधरी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। धर्म को लेकर राजनीति की जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी अहम मुद्दे जो हैं देश के लिए, वो महंगाई और बेरोजगारी हैं। बीजेपी लोगों का ध्यान इन मुद्दों से भटका रही है। बीजेपी मंदिर की ओर लोगों का ध्यान लेकर जा रही है। मुद्दों से लोगों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। शेखपुरा के पंचबदन मंदिर में रुद्राभिषेक करने के बाद बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने धर्म को लेकर राजनीति करने का आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया। उन्होंने कहा कि अयोध्या राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत हम करते हैं, लेकिन देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी जैसे बेहद महत्वपूर्ण और बड़े सवाल हैं। इस वक्त बीजेपी इन मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाकर मंदिर की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है।
कि क्या महंगाई और बेरोजगारी जो दो राजनीतिक मुद्दे थे, जो इस देश का मूल मुद्दा है, क्या ये मुद्दा खत्म हो गया? अगर भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ जो 65 रुपये किलो अरहर का दाल था जब मोदी जी आए थे, और आज 185 रुपये किलो हो गया, उस पर भी कुछ करते प्राण प्रतिष्ठा के दिन, और बेरोजगारी के ऊपर भी कोई बड़ी घोषणा होती, तो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव का माहौल और कुछ अलग होता। वहीं सियासी गलियारे से बड़ी खबर आ रही है। मंत्री मदन सहनी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। मोहन यादव के बिहार दौरे पर टिप्पणी की गई है, किसी के बिहार आने से कोई दिक्कत नहीं, महागठबंधन के वोट बैंक पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने यह भी कहा कि बीजेपी कहती है कि हम जात पात नहीं करते हैं, लेकिन लगातार जातीय सम्मेलन कराकर वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के करनी और कथनी में अंतर है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और उन्होंने कहा क्या कुछ है, जरा वो भी सुन लीजिए। पहली बार बिहार आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो हम लोग तो स्वागत करते हैं, लेकिन जो जिस उद्देश्य से आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको यहाँ बुला रही है, उस उद्देश्य का पूर्ति नहीं होने वाला है। यहाँ जिस जाति से वो आ रहे हैं उसका यहाँ नेता पहले से विराजमान है, और उनमें सभी लोगों का आस्था है। बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है उसमें कोई जाति और धर्म के लिए नहीं किया है, सभी के लिए किया है, सभी लोग लाभान्वित भी हुए हैं, इसलिए उनका कोई असर नहीं होगा। वहीं बड़ी खबर पटना से, जहां सियासी गलियारे से ये बड़ी खबर आती हुई इस वक्त मोहन यादव पटना पहुंचेंगे। जो जानकारी सामने आ रही है, पटना पहुंचने वाले हैं मोहन यादव, और थोड़ी ही देर में पटना में उनकी मौजूदगी आपको नजर आएगी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पटना आ रहे हैं और 1:15 का वक्त बताया जा रहा है जब वो पटना पहुंचेंगे। और माना यह जा रहा है कि जो यादव वोट बैंक है, उस यादव वोट बैंक को साधने में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की भूमिका बड़ी और महत्वपूर्ण होगी। इस लिहाज से उनका आगमन बिहार में 1:15 पर बताया जा रहा है, जब पटना में उनकी मौजूदगी आप देखेंगे। सियासी गलियारे से ये बड़ी खबर इस वक्त आती हुई। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज बिहार आ रहे हैं और उनके कार्यक्रम को लेकर श्री कृष्ण चेतना परिषद की तरफ से तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। मोहन यादव के दौरे को लेकर पूरा पटना उनके पोस्टर से पटा हुआ नजर आ रहा है। इस तैयारी में बीजेपी से जुड़े हुए यादव समाज के नेता बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। तैयारियों को लेकर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में बैठक की गई, जिसमें नंद किशोर यादव और नवल किशोर यादव सहित कई नेता शामिल हुए। नंद किशोर यादव ने कहा कि जाति किसी भी पार्टी की बपौती नहीं होती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के आगमन से बिहार के यादव समाज के लोग बेहद खुश हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बिहार दौरे से राजनीति गरमाई हुई है। क्या कह रहे हैं राजनीतिक दल के लोग, आप भी सुनिए। बिहार में चाहे मोहन यादव जी आए या अन्य लोग आए, उनको पता है कि बिहार की जनता का विश्वास श्री लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने नौजवानों को रोजगार देकर, नौजवानों को बेहतर भविष्य की ओर ले जाकर और उनके चेहरे को मुस्कुराने का मौका दिया है। उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बिहार का नौजवान स्पष्ट संदेश दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी समाज को वोट बैंक की तरह नहीं देखती, उसके लिए हर कोई समान है। इसीलिए तो एक कार्यकर्ता डॉक्टर मोहन यादव जी को भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। यह है असली और नकली का फर्क। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इसमें विश्वास रखती है। एक बार नित्यानंद राय जी को भी भाजपा ने आगे किया था, क्या हश्र हुआ आपने देखा ही। पप्पू यादव जी के पीछे भी एक बार आरएसएस ने अपनी सीमित ताकत लगाई थी, उनका भी क्या हश्र हुआ आपने देख लिया।
तो जब बिहार के दो नेता नहीं टिक पाए तो मध्य प्रदेश वाले आ रहे हैं बिहारियों का वोट लेने। कुछ नहीं होगा, किसी को आने दीजिए, जाने दीजिए। लालू जी के जो वोटर हैं वो लालू जी तेजस्वी जी के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें कोई भी कंस आके भटका नहीं सकता। मध्य प्रदेश के सीएम माननीय मोहन यादव जी बिहार आ रहे हैं। भाजपा के लोग उत्साहित हैं कि कार्यक्रम होगा और यादव वोट बैंक उनके हिस्से में हो जाएगा। ये भूल जाते हैं कि यहां राजनीति नीतीश कुमार जी ने जो विकास की धारा बहाई है उस पर तय होती है, इस पर नहीं कि किसी एक जाति के व्यक्ति को आप कुछ बना देंगे और आप उस वोट बैंक पर कब्जा कर लेंगे। और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने का यह पूरा मामला, कोर्ट ने मामले में फैसले को सुरक्षित रखा है। 20 जनवरी को बताया जा रहा है कि यह फैसला आने वाला है। राउज एवेन्यू कोर्ट में यह फैसला सुनाया जाएगा। ईडी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, अमित कात्याल, हृदयानंद चौधरी और 2 कंपनी एके इन्फोसिस्टम और एबी एक्सपोर्ट को आरोपी बनाया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर, मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान के मामले में अब 20 तारीख बेहद अहम। शेखपुरा के बरबीघा स्थित पंचबदन महोत्सव में बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार ने एक बड़ी बात कही। मंत्री सुमित कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में रोजगार की बहार है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, टेक्निकल एजुकेशन को लेकर भी काफी सुधार हुआ है, नियमित पढ़ाई हो रही है, शिक्षकों की कमी दूर हो रही है, स्थानीय स्तर पर कम शुल्क में बेहतर शिक्षा छात्रों को हासिल हो रही है। बोलो भैया, व्यवस्था है, जितने भी प्राइवेट संस्थान है उनसे कहीं अच्छी व्यवस्था हमारे पास है। टीचर का अभाव है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो अभाव हुआ करता था, अब नहीं है। अब आप देख लें, लगातार इतनी बहाली निकली है, इस बहाली के बाद शिक्षकों का भी अभाव नहीं है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हम अपने विभाग के बारे में ही बता दें कि हमारे विभाग में जो पढ़ाई लिखाई का जो व्यवस्था है, हमारे नेता की जो सोच है उसके अनुसार इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरे विश्व में इससे सस्ती पढ़ाई नहीं हो सकती कि 10 रुपये में इंजीनियरिंग का फीस लगता है और 5 रुपये पॉलिटेक्निक का फीस लगता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त अब धीरे धीरे करीब आता हुआ। राम जन्मभूमि पर 6 डाक टिकट जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर पर डाक टिकट को जारी किया। डाक टिकटों का संग्रह जारी किया गया है, जिसमें डाक टिकटों का एक एल्बम जारी हुआ है। डाक टिकट अहम भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया, डाक टिकट बड़ी सोच का एक छोटा बैंक है। आप उस डाक टिकट को ऐसे समझिए कि ये डाक टिकट बड़ी सोच और का एक छोटा बैंक है। डाक टिकट अगली पीढ़ी तक अपने संदेश को पहुंचाते हैं। रामायण ने प्रेम की सीख दी। डाक विभाग को संतों का मार्गदर्शन है और मंदिर के वास्तु को टिकट पर प्रिंट किया गया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभियान से जुड़े एक और अद्भुत कार्यक्रम से जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं। विश्व के अलग अलग देशों में प्रभु श्री राम से जुड़े जो डाक टिकट पहले जारी हुए हैं, आज उनका एक एल्बम भी रिलीज हुआ है। मैं देश विदेश के सभी राम भक्तों को, सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। साथियों, पोस्टल स्टैम्प का एक कार्य हम सभी जानते हैं। उन्हें लिफाफे पर लगाना, उनकी मदद से अपने पत्र और संदेश या जरूरी कागज भेजना,
लेकिन पोस्टल स्टैम्प एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पोस्टल स्टैम्प्स विचारों, इतिहास और ऐतिहासिक अवसरों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम भी होते हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।